हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा कितना शानदार मैं यहाँ पे आप लोग को आज समझाऊंगा। बायो साइंस का यूनिट नंबर 7 का यह आखिरी वीडियो भी होने वाला है। और बात किया जाए तो आज हम बात करेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स के बारे में और पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। इतने सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे और इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर 7वां का यह आपका वीडियो नंबर 21वां है। ओके, समझिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न आपसे पूछेगा छोटी आंत का संरचना चित्र सहित बताइए और इसका जो है कार्यों को लिखें। ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना कहीं चाहिए कि छोटी आंत है क्या। तो माय डियर, छोटी आंत जो है वो आप लोग जानते हैं कि यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है और यह जो है पाचन तंत्र का एक सबसे लंबा हिस्सा है। ठीक है, तो ही है छोटी आंत पाचन नली का एक सबसे लंबा हिस्सा होती है। इसके द्वारा निरंतर पाचन तथा अवशोषण की कार्य किया जाता है। ठीक है, छोटी आंत जो है सांप की कुंडली के समान, मतलब जो स्नेक होता है ना, उसके जो कुंडली मतलब होता है कि क्वाइल मतलब घिरा टेढ़ा मेढ़ा, उस समान जो है गुरमुड़ी मतलब क्वाइलेट जो घिरा हुआ होता है इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा, इस दशा में बड़ी आंत से जो है यह घिरी हुई उदर गुहा में एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के निचले भाग में स्थित होते हैं। छोटी आंत जो होता है बड़ी आंत से घिरा हुआ होता है, आप लोग चित्र में देखिएगा पता चलेगा। और यह क्वाइलेट शेप में होता है, मीन्स कहा जाए तो यह जो है मुड़ी हुई स्थिति में होती है, टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में, क्वाइलेट शेप में। ठीक है, और यह कहाँ पे होती है तो पेल्विक कैविटी में होती है और इसके चारों तरफ बड़ी आंत से घिरी होती है। समझ गए। चलिए, यह अमाशय के पाइलोरस से प्रारंभ होकर बड़ी आंत के प्रारंभिक स्थान इलियोसिकम या जो है कॉलिक वाल्व पर समाप्त होती है। अब ये जो छोटी आंत होती है आप लोग को पता है, हम पढ़ाए थे अमाशय में, अमाशय वाला में, कि अमाशय के आखिरी भाग जो है आपके क्या होते हैं। अमाशय के आखिरी भाग जो है आपके एक पाइलोरिक होता है और पाइलोरिक जो है यह अमाशय का आखिरी जो है रास्ता गेट होता है और यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत। ठीक है, तो ये पाइलोरस से जो है छोटी आंत शुरू होती है और छोटी आंत में 3 भाग मुख्यतः होता है। ठीक है ना, तो यह अमाशय के पाइलोरस, अमाशय के आखिरी भाग पाइलोरस, और यह पाइलोरस से ही प्रारंभ होता है कौन, ठीक है ना, छोटी आंत। और यह बड़ी आंत के जो प्रारंभिक स्थान होता है इलियोसिकम, वहाँ तक यह होता है। यानी अमाशय के आखिरी भाग से यह शुरू होता है और बड़ी आंत के फर्स्ट भाग इलियोसिकम तक यह जो है समाप्त होता है। समझ गए। इसकी कुल लंबाई बात किया जाए तो इसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी आंत से मोटाई में कम होता है, व्यास जो है बड़ी आंत से कम होता है, इसीलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। वरना लंबाई की बात होगा तो बड़ी आंत से यह बहुत लंबी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, इसकी कुल लंबाई लगभग जो है 7-7.5 मीटर होती है, फीट में इतना, और व्यास जो है 3.8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, छोटी आंत छूने पर चिकनी, देखने में चमकदार। ठीक है, छूने पर जो है चिकनी, देखने में चमकदार, मजबूत, चिपका हुआ, स्थिर तथा हल्के गुलाबी रंग के होता है। मतलब छोटी आंत देखने में जो है चमकदार और छूने पर चिकनापन और मजबूत, स्थिर और हल्के गुलाबी रंग का होता है। तो ये आंत के बाद, छोटी आंत के बारे में कुछ चीज़ें हो गया जिसको हम लोग यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब आपको इसके संरचना में आपको पता होनी चाहिए कि छोटी आंत 3 भागों में जो है बटा हुआ रहता है, यानी 3 भाग होते हैं छोटी आंत में। बटा हुआ नहीं होता तो एक ही है, लेकिन उसमें 3 भाग जो है जानते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम जिसे ग्रहणी कहते हैं, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे जो बड़ा भाग होता है इलियम का होता है, इसे शेषरांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये शेषरांत होता है, ये मध्यांत्र होता है और यह जो है आपके ग्रहणी होता है ड्यूडेनम। समझ गए। 3 भाग होते हैं। 3 भाग में जो पहला भाग होता है वह लगभग 10 इंच लंबा और यह सबसे छोटा और सबसे चौड़ा होता है। ठीक है, छोटी आंत का यह प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत में सबसे छोटा बोलेगा तो ड्यूडेनम होता है और सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो इलियम होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए, और यह जो सबसे छोटा होता है यह सबसे चौड़ा भाग भी होता है जो अमाशय के पाइलोरस से कनेक्ट होता है। ठीक है, अमाशय के पाइलोरिक अंत मतलब जो इंड होता है पाइलोरिक वाल्व, वहाँ से ड्यूडेनम प्रारंभ होता है और यह शुरू में ही चौड़ी होती है। ठीक है, तो यह ड्यूडेनम शुरू में ही चौड़ी होती है। इसके स्थान जो है को
ड्यूडेनम वाल्व कहते हैं। इसके चौड़े स्थान, जो शुरू के जो चौड़ा स्थान होता है ना, इसी को जो है ड्यूडेनल वाल्व कहते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट होता है अमाशय के आखिरी यानी पाइलोरस से। ठीक है, पेरिटोनियम से ढका रहता है यह। ठीक है, यह पेरिटोनियम से ढका होता है और इसके चारों साइड जो है आपके क्या होते हैं, अंग्रेजी के यह सी आकार का मोड़ बनाता है। जब यह अमाशय के पाइलोरस से कनेक्ट होता है ना, तो चूंकि कनेक्ट वाला स्थान सबसे पहला स्थान सबसे छोटा लेकिन सबसे चौड़ा होता है, जो क्या होता है ड्यूडेनम वाल्व भी इसको कहते हैं, चौड़े वाले भाग को। और यह पेरिटोनियम से ढका होता है, चौड़ा वाला भाग, फर्स्ट भाग। ठीक है, अंग्रेजी के यह सी आकार के चाप में यह जो है मोड़ बनाता है, मतलब यह सी आकार में मुड़ जाता है और यह जो है एक चाप बनाता है। ठीक है, जो अम्बिलिकल्स के स्तर से ऊपर ही जिवजनम तक स्थिर होता है। जो चूंकि हम लोग जानते हैं, यह जो मान गए यह हमारा छोटी आंत अगर है, ठीक है, यह हमारा छोटी आंत है, तो फर्स्ट वाला भाग चौड़ा है और इतना भाग अगर होगा तो वह ड्यूडेनम का है। ठीक है, और मध्य वाला भाग यहाँ तक है तो यह जो है क्या होगा, जिवजनम का होगा। और बाकी जो आपका लंबा एक भाग होता है वह सब के सब इलियम यानी सेसरांत हो जाता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है। तो ऊपर जो ड्यूडेनम कनेक्ट होता है अमाशय के आखिरी भाग पाइलोरस से कनेक्ट होता है, यह सबसे चौड़ा होता है। ठीक है, और यह पेरिटोनियम से ढका होता है और यह सी आकार के चाप में मुड़ा हुआ होता है। इतना याद रखिएगा जिवजनम के बारे में, सॉरी ड्यूडेनम ग्रहणी के बारे में। ठीक है, और ग्रहणी जो होता है वह जिवजनम यानी छोटी आंत के अगले भाग जिवजनम के साथ जो है कनेक्ट होता है। ठीक है, समाप्त किसके साथ होता है, जिवजनम के प्रारंभिक के साथ। ठीक है, अब आ गया जेजुनम मध्यांत्र। मध्यांत्र होता है, यह छोटी आंत का द्वितीय भाग होता है जिसको जैजुनम कहते हैं। ठीक है, इस जैजुनम को रिक्त आंत भी कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। यह कुंडली क्वाइल तथा छल्ला नुमा आकार में बनाती है तथा बिना किसी निशान के छोटी आंत के आंतरिक भाग जो है अंतिम भाग, यहाँ पे अंतिम होगा, छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में विलीन होता है, मतलब इलियम में जाके मिल जाता है। जाहिर सी बातें हैं कि फर्स्ट वाला भाग है तो यह फर्स्ट वाला भाग के आखिरी भाग से जुड़ा हुआ होगा जिवजनम, और यह लास्ट करेगा तो यह जो है अंतिम वाला भाग इलियम से जो है इलियम इससे कनेक्ट होगा। ठीक है ना, लगभग यह 2.5 मीटर का होता है, क्वाइल नुमा और छल्ला नुमा आकृति में यह निशान बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसे रिक्त आंत भी कहते हैं, यह द्वितीयक भाग होता है। ओके, चलिए अब बात आ गई हमारा तीसरा भाग जो कि सेसरांत है, इलियम के बारे में। ठीक है, इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह उदर के निचले भाग में दाईं तरफ जहां से बड़ी आंत प्रारंभ होती है यानी इलियोसिकल वाल्व स्थान पर बड़ी आंत के सिकम के कुछ ऊपर की ओर जुड़ी रहती है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो इलियम होता है, चूंकि इलियम बड़ी छोटी आंत के सबसे जो है क्या है, आखिरी भाग है। ठीक है, आखिरी भाग है और ज़्यादातर भोजन का जो पाचन होता है छोटी आंत में ही होता है। बस छोटी आंत से पचने के बाद भोजन जो है अवशेष के रूप में कुछ बच जाता है तो उसको बड़ी आंत में भेजा जाता है और वहाँ पे बड़ी आंत जो है जल वगैरह को वहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वह बड़ी आंत के जरिए मलाशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो इलियम होता है यह सबसे बड़ी भाग होता है छोटी आंत का। जो क्या होता है कि जो इलियोसिकल बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग है वहाँ जो है क्या होता है, इलियम उसी से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसी बड़ी आंत के सीकम से कुछ ऊपर जो है जुड़ी रहती है। समझ गए, सेसरांत यानी इलियम जो है पेरिटोनियम की डबल परत मेजेंट्रिक से उदर गुहा की पक्ष भित्ति से जुड़कर लटकी रहती है। मतलब जो इलियम है पेरिटोनियम के डबल परत मेंजेट्री से, ठीक है ना, उदर गुहा की पक्ष भित्ति से जुड़कर लटकी रहती है। मतलब यह उदर गुहा के पक्ष भित्ति से जो है जुड़कर यह जो है क्या होती है, लटकी हुई रहती है। चीज़ों को समझ गए। चलिए आगे देखिएगा, इस भाग में कई कुंडलियां होती है क्वाइल के रूप में। बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग आरोहित एसेंडिंग कोलोन के दाएं कोण पर एक छिद्र होता है। मतलब बड़ी आंत जो होता है ना तो उसके आरोही आंत एसेंडिंग कोलोन पर एक छिद्र होता है जो एस्फिंक्टर इलियोसिकल वाल्व के द्वारा सुरक्षित होता है। मतलब जो छिद्र होता है उस पर एक एस्फिंक्टर होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए एस्फिंक्टर का मतलब होता है कि वह एक दरवाजा की तरह काम करता है कि किसको किस साइड भेजना है और भेजने के बाद वापस से उस जगह पर ना आए, तो इसके लिए एस्फिंक्टर उत्तरदायी होता है। ठीक है,
तो इसके बंद रहने पर भोज्य पदार्थ जो है वापस से इलियम में नहीं आ पाता है। यानी बड़ी आंत में जो छिद्र होता है, तो अगर भोजन बड़ी आंत में चला जाएगा पचने के बाद, तो हो सकता है बड़ी आंत के छिद्र से जो है वापस से छोटी आंत में आ जाए भोजन इलियम में। तो जो छिद्र होता है बड़ी आंत पर, उस पर एक एस्फिंक्टर होता है, और वह एस्फिंक्टर जो है भोजन को वापस आने में, यानी इलियम में वापस से आने में रोकता है। जो एक बार निकल गया इलियम से, वह बड़ी आंत में गया तो वह बड़ी आंत में ही रहता है, वापस नहीं आता। ठीक है, तो यह वापस कौन नहीं आने देता है? तो यही एस्फिंक्टर होता है, जो इलियोसिकल वाल्व के द्वारा जो है संरक्षित होता है, और यह बंद रहता है, तो भोजन वापस नहीं आता है बड़ी आंत से। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और इलियम का जो लंबाई होता है छोटी आंत में, लगभग वह जो है आपके 3 जो है आपको मीटर से लेकर जो है 3.5 मीटर तक जो है यह होता है इलियम की लंबाई, यह सबसे बड़ी लंबाई होती है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो तीनों आप लोग समझ गए। नॉर्मली तौर पे आपको समझना है कि छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत का क्या क्या काम है। छोटी आंत का रचना में 3 भाग है। ठीक है, 3 भाग में पहला ड्यूडेनम, जो कि पेट अमाशय से कनेक्ट होता है, अमाशय के पाइलोरस से। चौड़ा भाग होता है ड्यूडेनम, छोटा होता है सबसे। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद आता है ज्यूजेनम, जो कि मध्यांतर होता है, मध्य में होता है वह, और वह जो है कनेक्ट होता है किससे? नीचे के जो इलियम वाला भाग है उससे कनेक्ट होता है, इलियम के शीर्ष से। ठीक है, अब आते हैं इलियम में। इलियम सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत का, लगभग 3.5 मीटर का। और इलियम में ही जो है भोजन क्या होता है, इलियम से होते हुए छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है भोजन। अब बड़ी आंत में जो भी भोजन जाता है, तो वह वापस से फिर से इलियम छोटी आंत में क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि वहाँ पर एक इलियोसिकल एस्फिंक्टर काम करता है, जो एस्फिंक्टर के बंद होने पर वापस से भोजन फिर से जो है छोटी आंत में नहीं आता है। तो इलियम में ही है, और इलियम हमारा जो है बड़ी आंत के ऊपर तक जो है, कुछ ऊपर तक जो है कनेक्ट रहता है, और ये इलियोसिकल तक जो है आपके, यह जो है सीमा इसका समाप्त हो जाता है। छोटी आंत का जो सीमा है वह बड़ी आंत के इलियोसिकल भाग तक रहता है, और उसके बाद जो है बड़ी आंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब छोटी आंत के आपके कार्य पूछ सकते हैं कि छोटी आंत के बारे में कार्य को बताइए कि क्या क्या कार्य है। चलिए देखते हैं। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन को बड़ी आंत में क्रमांकुंचन गति के द्वारा भेजना होता है। सबसे पहला जो कार्य यहाँ पे देखिए, छोटी आंत का जो मुख्यतः कार्य यही होता है कि पचे हुए भोजन को अवशोषण के बाद जो है बचे हुए पदार्थों को बड़ी आंत में भेजता है। ठीक है, और वह बड़ी आंत में जब जाता है तो वह क्रमांकुंचन गति के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा है पैंक्रिएटिक तथा लीवर के द्वारा स्राव को ग्रहण करता है तथा पाचन में मदद करता है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि छोटी आंत में लगभग 90% जो है पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ ही चीज़ें रहता है जो बड़ी आंत में जाने के बाद जो है कंप्लीट हो जाता है, बाकी 90% लगभग जो पाचन है छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे चाहे वो आपका अग्नाशय, पैंक्रियाज हो या लीवर हो, ये सिक्रेशन करता है। आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा कि कौन कौन से पैंक्रिएटिक जूस है जो पाचन में भूमिका निभाता है। क्योंकि आप लोग को जठरांत जब पूछ देगा कि जठर तंत्र के बारे में बताइए, तो उसमें अमाशय से सिक्रेट होने वाला जो कि पढ़ा चुके हैं, लीवर से क्या सीक्रेट होता है ये भी पढ़ा दिए हैं, अग्नाशय से क्या क्या सीक्रेट होता है तो नीचे एंजाइम हम पढ़ा देंगे, क्योंकि अग्नाशय भी पढ़ा ही दिए हैं। तो जो सीक्रेशन जो सीक्रेट होकर पाचन तंत्र में भूमिका निभाता है वह सहायक वाला में है, एसेसरी जो है यह डाइजेस्टिव सिस्टम में है, और यह सब जठरांत का भाग होता है। तो अगर आपसे जठरांत पूछेगा तो कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, उसमें टोटल जो है आपको पैंक्रियाज के बारे में, लीवर के बारे में, ठीक है, अमाशय के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या करता है, ये सब सिक्रेशन करता है। जो उसके बाद हो गया आपका सेलेवरी ग्लैंड हो गया, वह भी सलाइवा वगैरह को निकालता है जो कि भोजन में पाचन करता है। तो ये सब जो सिक्रेशन वाला अंग है, यह सब आपका जठरांत गैस्ट्रे जो है आपको जठरांत वाला में आ जाता है। ठीक है, और टोटल कंप्लीट के बात करेगा तो वह जो है पाचन तंत्र हो गया। ठीक है, चलिए, काम यही है कि अग्नाशय और लीवर से जो भी स्राव होता है उसको छोटी आंत अपने अंदर ग्रहण करता है और पाचन में भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट का रासायनिक पाचन जो है छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। अब होता यह है कि अग्नाशय से पैंक्रिएटिक जूस जो एंजाइम के रूप में सीक्रेट होता है, वह कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को क्या करता है कि छोटी आंत में ही जो है रासायनिक पाचन के पूर्ण होता है। तो ये समझ लीजिए। ठीक है,
चूँकि हम जो खाते हैं उसमें प्रोटीन फैट वगैरह भी होता है, तो अगर हम जो खाते हैं और वो पूर्ण रूप से फैट हमारे शरीर में जमा होने लगे तो फिर आदमी भैंस के समान मोटा मोटा हो जाएगा, फिर उसका शरीर ही काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आवश्यक मात्रा में ही फैट हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है और बाकी जो फैट होता है उसको पचाने का काम जो है करता है हमारा छोटी आंत ही। जो सीक्रेट किसके द्वारा होता है? पैंक्रियाज के द्वारा, ठीक है। छोटी आंत दो महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करता है, कौन कौन? सिसिके तथा सिकटेटिन, ठीक है। एक का नाम है कोलोएस्टिटोकाइनिन, ठीक है, कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सेक्टेंटिन, ठीक है। ये दो हार्मोन जो है छोटी आंत, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सिकेटीटिन, ठीक है, सेक्टेटिन तथा कोलेसिस्टोकाइनिन, यह दो हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। ओके, चलिए 5वां नंबर का है इसका कार्य कि छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषक के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। छोटी आंत क्या करता है कि बहुत न्यूट्रिशन को क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन को छोटी आंत ही ऑब्जर्व कर लेता है और ब्लड में भेज देता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी वगैरह और मजबूती मिलता है। एकमात्र लसिका पुटक तथा एकत्रित लसिका पुटक रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं जो पेट में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रोगाणुरोधी क्रिया से बचे रहते हैं, ठीक है। अब लसिका पुटक जो क्या करता है कि हमारे छोटी सूक्ष्म जीवों से बचाता है, जो अम्ल जो पेट में उत्पन्न होने वाले HCl के रोगाणुरोधक क्रिया से बचे रहते हैं, ठीक है। अब छोटी आंत में एक पुटक जो है काम करता है, जो क्या करता है कि HCl में जो पावरफुल HCl स्रावित होता है अमाशय के द्वारा, यह सूक्ष्म जीवों को तो मारता है बट इसके क्रिया को अधिक प्रभावी होने से भी बचाता है, ठीक है। क्योंकि अधिक अगर HCl बॉडी में बनने लगेगा तो आपको शरीर के अंगों को गलाने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली यह 5 अंग याद रखिएगा कि यह जो है अब मैं आपको बता देता हूँ इसको याद करने का क्या टेक्निक है, देख लीजिए। मैं छोटी आंत के कार्य पूछेगा तो कहिएगा कि छोटी आंत कर्माकुंचन गति के द्वारा बड़ी आंत में जो है पाचन के लिए भोजन को भेजता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि छोटी आंत में जो है लगभग बहुत सारे जो पाचन की क्रिया है छोटी आंत में ही पूर्ण होती है। छोटी आंत में जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। छोटी आंत में जो है ऑब्जर्व किए हुए पोषक तत्वों को रक्त में ब्लड में जो है भेजता है, ठीक है, ये हो गया। छोटी आंत जो है क्या करता है कि व्यस्त पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है और बड़ी आंत में भेजता है। छोटी आंत में जो है क्या करता है कि अग्नाशय और लीवर से स्रावित होने वाले एंजाइमों को प्राप्त करता है, ठीक है, ये सब कार्य ही है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रासायनिक पाचन जो है करने में भूमिका निभाता है। छोटी आंत दो हार्मोन, ठीक है, कौन कौन? कोलोसिस्टोकाइनिन और सेक्टेटिन जो है स्रावित करता है। तो यह जो है आपका हो गया छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। छोटी स्थान जो है पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और छोटी आंत जो है पाचन में महत्वपूर्ण जो है स्थान भी जो है निभाती है। तो ये सब कार्य है, जितना हो सके आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसी फिगर में जो है मैंने आपको छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को समझा दूंगा, ठीक है। कैसे? देखिए फिगर तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए है, लेकिन अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपको आगे पढ़ना है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको कोलोन सिर्फ लिखा रहेगा तो आप मत घबराइएगा। बोलचाल के भाषा में लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बाउल भी कहते हैं और इसे कोलोन भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यह बॉडी है, एब्डोमिनल कैविटी है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में ही हमारा आंत वगैरह पेट वगैरह सब है। तो देखिए ये प्लीहा है, पढ़ चुके हैं, यह लीवर है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। हम लोग अभी क्या ऊपर में पढ़े हैं? छोटी आंत। तो छोटी आंत आप लोग देखें कि बड़ी आंत से घिरा हुआ है, तो छोटी आंत इसी के बीच में होता है, ठीक है। छोटी आंत जो है आपके इसी के बीच में होता है, ठीक है। छोटी आंत जो है इसी के बीच में जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, घिरा हुआ क्वाइलेट शेप में होता है। तो ये जो व्हाइट वाला संरचना देख रहे हैं ना, ये छोटी आंत के लिए ही जगह है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, तो छोटी आंत तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग देखिए यह वाला भाग जो है बड़ी आंत का, ठीक है। ये वाला भाग जो आप लोग देख रहे हैं यह बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत है। अब आपको पता होना चाहिए बड़ी आंत में यह जो आप पूंछ के समान ये देख रहे हैं ना, ये वाला पूंछ के समान यही अपेंडिक्स होता है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। बस ऐसे ही जो है यह बड़ी आंत के प्रारंभिक स्थान पर सिक्कम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। यहाँ पे मलाशय हो गया, जहाँ पे मल आके स्टोर होता है,
ठीक है। तो यही भाग हमारा जो है होता है। बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत के कार्यों को लिखें, ठीक है। देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग। बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर ही होती है, जबकि हम लोग ऊपर देखे हैं छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 से 7.5 मीटर होती है, ठीक है। तो लंबाई में बहुत बड़ा होता है छोटी आंत, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर मोटाई होता है ना, व्यास, यह जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। बड़ी आंत जिसे लार्ज लार्ज बावेल, यानी बावेल मतलब आंत भी होता है, ठीक है ना। तो इसे लार्ज बावेल भी कहते हैं। लार्ज मतलब बड़ा, हिंदी में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है वह जगह जहां फूड वेस्ट पूप जो है वेस्ट पूप में बदल जाते हैं, संग्रहित होता है और अंत में एक्सक्रीट मतलब शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बड़ी आंत जो है वह भाग होता है पाचन तंत्र का जहाँ पे जो बेकार के फूड मतलब बेकार के पदार्थ होते हैं वह जो है पूप में बदल जाते हैं और वहाँ पे कलेक्ट होता है, और कलेक्ट यह आंत में जो है एक्सक्रीट करता है, शरीर से बाहर भी करता है, ठीक है। कौन, मतलब बड़ी आंत क्या करता है कि व्यर्थ पदार्थों को जो है संग्रह करता है। संग्रह करने के बाद जो है वहाँ पे बचे खुचे जो पोषण होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, जैसे जल वगैरह को, और ऑब्जर्व करने के बाद जो शरीर से बाहर कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है शरीर से, ठीक है। बड़ी आंत, इसमें कोलोन, रेक्टम तथा एनस शामिल है। मुख्यतः बड़ी आंत में जो है आपको कोलोन शामिल है, रेक्टम मलाशय और एनस मलद्वार शामिल है, 3 चीज़ें शामिल होता है, ठीक है। कभी कभी कोलोन का उपयोग पूरी बड़ी आंत के वर्णन के लिए भी किया जाता है। यही मैंने आपको बता रहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन के नाम से भी लोग कहीं कहीं बुला सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से प्रारंभ होकर मल द्वार पर समाप्त होता है, एनस पर। बड़ी आंत के 5 भाग होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़ी आंत जो है यह पाचन का सबसे आखिरी नली होता है, और यह छोटी आंत के जो आखिरी भाग है इलियम, वहाँ से प्रारंभ होता है और लास्ट करता है मल द्वार के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। और बड़ी आंत के 5 भाग होते हैं जो निम्न है, ठीक है। चलिए बड़ी आंत में है, पहला होता है सिकम, अपेंडिक्स सहित। सिकम होता है जो अपेंडिक्स लगा होता है पूंछ के समान, जो प्रारंभिक भाग होता है। पहले अपेंडिक्स पतला सा होता है, फिर जो है आपके बड़ी आंत जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही जो है सिकम होता है पहला भाग, और जो क्या होता है अपेंडिक्स के साथ में लगा होता है, ओके। कोलोन होता है भाग इसका, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है बड़ी आंत का। उसके बाद रेक्टम मलाशय, उसके बाद एनल कैनल, और उसके बाद एनस, ठीक है। मुख्यतः बात किया जाए तो इसमें 3 ही होता है, सिकम, कोलोन और रेक्टम, समझ गए, मलाशय। और मलाशय, यही 3 भाग होता है बड़ी आंत का। बाकी मल द्वार जो है मलाशय से कनेक्ट होता है, समझ गए ना। तो ये याद रखिएगा, ओके। अब हम लोग चलिए बड़ी आंत के कार्यों को देखेंगे। बड़ी आंत में क्या क्या कार्य होते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। देखिए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पे देखिए, लवण मतलब साल्ट को, जल को, विटामिन्स को अवशोषण करके काइम यानी सेमी सॉलिड आदि को अर्ध ठोस मल में बदलना। बड़ी आंत का कार्य है कि वह लवण को, जल को, विटामिन्स को अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के बाद वह जो है भोजन जो हम करते हैं, तो भोजन जब हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है ना तो बहुत गीला रहता है, ठीक है। तो गीला रहता है क्योंकि हम पानी वगैरह सब चीज़ लेते हैं, तो भोजन बिल्कुल गीला रहता है, छोटी आंत में बिल्कुल गीला रहता है। तो छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है ना, तो मुख्यतः बड़ी आंत में जल का, विटामिन्स का और लवण का ही अवशोषण होता है, और जितना भी हम जल वगैरह लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, वो बड़ी आंत में अवशोषण हो जाता है। उसके बाद हमारा मल अर्ध ठोस में, तब ये देखते होइएगा कि मल जब आप त्यागते हैं तो मल ठोस के रूप में हो जाता है। कैसे, क्योंकि उसमें का बहुत सारा जल को छोटी आंत जो बड़ी आंत ऑब्जर्व कर लेता है अपने में, तो यह काम होता है इसका, ठीक है। दूसरा है जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण बड़ी आंत में वायु बनती है, जिससे फ्लूटेंस की दशा उत्पन्न होती है। जीवाणुओं की क्रियाशील के कारण, अब आप लोग देखते होइएगा कि गैस बन जाता है, बावेल, एक्सेसिव बावेल गैस हो जाता है। ये कब होता है, जब आपके आंत में बहुत ज़्यादा जो है आपके वायु भर जाता है, तो जिसे हम लोग फ्लूटेलेंस कहते हैं, दशा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें आंत में वायु भर जाना ही फ्लूटेंस हो जाता है, ठीक है। यह तब होता है जब जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण बड़ी आंत में वायु बनने लगता है, ठीक है। जब आपके बड़ी आंत में जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसके क्रिया एक्टिविटी बढ़ता है तो वायु जो है बन जाता है, जिससे फ्लूटेंस की दशा या यूँ कहे तो गैस की दशा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है।
आगे देखिएगा, बड़ी आंत एक आंतरीय ग्रंथियों की कोशिकाएं अधिक मात्रा में क्षारीय म्यूकस स्रावित करती है। बड़ी आंत जो होता है यह आंतरीय मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की कोशिकाएं अधिक मात्रा में म्यूकस को स्रावित करती है। बड़ी आंत क्या करता है कि बड़ी आंत के जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है उसके कोशिकाओं से म्यूकस को सिक्रेट करता है, म्यूकस को। तब ये देखते होइएगा कि जब आपके मल में बहुत ज़्यादा म्यूकस आने लगता है तो म्यूकस मतलब देखते होइएगा चिपचिपा व्हाइट कलर के जो है कलर होता है एक पदार्थ, वही म्यूकस होता है। तो अगर किसी के मल में अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस आने लगे मतलब उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, दिखाना चाहिए। वही चीज़ है, म्यूकस जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अम्लों को निष्क्रिय करता है जिससे आंत की आंतरिक सतहों को चिकनाई मिलती है तथा मल को आगे खिसकने में सहायता मिलती है। अब म्यूकस क्या करता है कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अम्ल को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। अब जो म्यूकस बड़ी आंत से जो सीक्रेट होता है बड़ी आंत के सेल से, कोशिका से, तो वह म्यूकस जो है मल को क्या करता है, चिकना बनाता है। अब चिकना बनाता है तभी हमारा मल जो है आगे खिसकने में मदद मिलता है। और आगे कैसे खिसकता है, तो कर्माकुंचन गति में, ठीक है। तो अम्ल जो हमारा रहता है, जीवाणु जो होता है, अम्ल जो है अम्ल को निष्क्रिय कर देता है म्यूकस, और अम्ल को निष्क्रिय करने से वह जो आंतरिक सतह होता है आंत का वह चिकना होता है जिससे मल आगे के तरफ जो है क्या करता है, खिसकता है। सीधा समझिए, म्यूकस इसीलिए सीक्रेट होता है बड़ी आंत से ताकि जो बड़ी आंत का आंतरिक सतह है उसमें चिकनापन मिले और मल आसानी से आगे खिसके मलाशय की तरफ, ठीक है। इसीलिए देखते हो या किसी किसी को कब्ज बन जाता है तो उसमें म्यूकस का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा होता है और मल जो है चिकना जो है नहीं हो पाता है, उसका सतह मल ही चिकना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्य देखिएगा, बड़ी आंत में अवशोषण के द्वारा पानी कम होता है, शेष कायम ठोस मल में परिवर्तित होते हैं। क्योंकि भोजन में जो पानी ज़्यादा होता है हम लोग लेते हैं पानी, तो वह बड़ी आंत से में जाता है, लेकिन बड़ी आंत में पानी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसलिए पानी कम हो जाता है भोजन में, और भोजन जो है अर्ध ठोस के रूप में, व्यर्थ मटेरियल के रूप में मलाशय में चला जाता है और फिर मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यही हमारा जो है बड़ी आंत का कार्य हो गया, मैंने बता दिया। मुख्यतः बड़ी आंत का यही काम होता है कि यह म्यूकस को सीक्रेट करता है जो चिकना बनाता है बड़ी आंत के सतह को। यह लवण जल को अवशोषण करता है, ठीक है। यह जो है म्यूकस स्रावित तो करता ही है। यह फ्लूटेंस के भी दशा इसमें उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है, जीवाणुओं की क्रियाशील से। यह मल को अर्ध ठोस के रूप में कायम से कायम आदि को अर्ध ठोस मल में बदलता है। तो ये सब इसका कार्य हो गया, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत आप लोग समझ गए, अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। बड़ी आंत छोटी आंत में अंतर भी पूछ सकता है, तो जब दोनों पढ़ लिए तो अंतर भी बता दीजिएगा, ओके। अब हम लोग के सामने आ गया अपेंडिक्स, या इसी को बर्मी फॉर्म या इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर में आपको अपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है। यह एक पतली नली होती है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। यह सेंटीमीटर में होता है, मीटर मत समझिएगा, ठीक है। अपेंडिक्स एक पतली नली होती है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। यह वयस्क व्यक्ति में पूर्ण विकसित हो जाता है। एक एडल्ट व्यक्ति में जो अपेंडिक्स होता है कंप्लीट जो है डेवलप कर जाता है। इसकी शरीर में कोई उपयोगिता नहीं होती है, बल्कि यह क्या करता है, समस्या ही उत्पन्न करता है, प्रदाह ही उत्पन्न करता है। इस स्थिति में अपेंडिसाइटिस जो है हम लोग अपेंडिक्स के प्रदाह को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसको शैल क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है। इसके अंदर लिम्फॉइड ऊतक रहते हैं। अब आपको इतना ही जानना है कि ये अपेंडिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स आप लोग देखे हैं सीकम के साथ, बड़ी आंत के शुरुआत में ही प्रारंभिक में सीकम के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये पतला सा महीन धागे के समान। तो यही जो है आपके क्या होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबाई में पतली नली के समान होता है, जो बड़ी आंत के प्रारंभिक स्थान सीकम के साथ कनेक्ट होता है। और यह जो है पूर्ण विकसित वयस्कों में हो जाता है। इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, बल्कि यह शरीर में प्रदाह की स्थिति उत्पन्न होने से अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का समस्या ही हो जाता है। और इस जब ये समस्या होता है तो इसे कंप्लीट सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं। इसके अंदर लिम्फॉइड ऊतक होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, इसके अंदर, समझ रहे हैं ना, मतलब अपेंडिक्स के अंदर या बर्मी फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऊतक होते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब जानिए एंजाइम के बारे में। हम आपको ऊपर बताए थे कि पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बताएंगे, या पैंक्रियाटिक जूस जो एंजाइम को सीक्रेट करता है तो वह फैट को, कार्बोहाइड्रेट को कैसे पचाता है, कौन कौन से एंजाइम किसके लिए उत्तरदायी है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखिए, एंजाइम
अग्नाशय से प्रतिदिन 1.5 लीटर पाचक एंजाइम यानी अग्नाशय रस का उत्पादन होता है, जिनमें 3 एंजाइम होते हैं और यह तीनों एक्टिव होता है। ठीक है, अग्नाशय से कुछ इनएक्टिव और कुछ एक्टिव एंजाइम स्रावित होते हैं, तो एक्टिव वाला को हम लोग देखेंगे जो कि 3 होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। तो एंजाइम क्या है, यह पैंक्रियाटिक जूस है, इसे कहते हैं। लगभग प्रत्येक दिन 1.5 लीटर पाचक रस जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और यह 3 एंजाइम के रूप में कौन कौन है देख लीजिए। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि यह प्रोटीन व पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलकर पचा देता है। यानी ट्रिप्सिन जो है क्या करता है देख लीजिए, ट्रिप्सिन जो होता है यह जो है प्रोटीन व पेप्टोन्स को क्या करता है, एमिनो एसिड में बदलकर पचा देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन व पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलता है और पचा देता है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे लाइपेज। यह वसा फैट के बड़े कणों को सूक्ष्म कणों में विभाजित कर देता है तथा देख लीजिए ग्लाइसरॉल व मुक्त वसीय एसिड में परिवर्तित करके पचाता है, जो अवशोषित हो जाता है। यानी सीधा कहा जाए लाइपेज फैट का पाचन करता है सूक्ष्म जीवों में बदलकर। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है, तो यह जो है आपके पॉलीसेक्राइड, स्टार्च एवं मोनोसेक्राइड एवं डाइसेक्राइड तथा माल्टोज में परिवर्तित करके पचा देता है। या यूँ कहा जाए तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए उत्तरदायी होता है, जो क्या करता है पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में एवं डाइसेक्राइड को माल्टोस में परिवर्तित करके पचा देता है। ठीक है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज फैट के लिए, ठीक है, और ट्रिप्सिन जो है आपके प्रोटीन व पेप्टोन्स के लिए। और यहीं पर एक बता देते हैं, पहले बता भी चुके हैं, बाइल यानी पित्त क्या करता है, पित्त लवण साल्ट को जो है पचाने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह चारों बहुत बार ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में एमिनो एसिड में बदल देता है, पचा देता है। लाइपेज फैट को पचा देता है। ठीक है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में और डाइसेक्राइड को माल्टोज में परिवर्तित करके पचा देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको पैंक्रियाटिक जूस यानी एंजाइम के बारे में भी बता दिए, अपेंडिक्स के बारे में भी बता दिए, छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में भी बता दिए, और ऊपर जितना सब पढ़े हैं सबका इंग्लिश आपको यहाँ पे दिया गया है। छोटी आंत बड़ी आंत सबके इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं। हिंदी को ऊपर एक साइड कर दिए हैं, इंग्लिश को नीचे एक साइड कर दिए हैं, ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, याद रखिएगा। तो माय डियर, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं, तो आप जब थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव्स अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, तब तक के लिए धन्यवाद।